भारतीय मीडिया का पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान पर नया इल्जाम। आर्मी नर्सिंग कॉलेज की वेबसाइट हैक होने का इल्जाम भी पाकिस्तान पर लगा दिया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी हैकर ने आर्मी कॉलेज की वेबसाइट को हैक किया। भारतीय मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है। तो भारतीय मीडिया ने पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान पर नया इल्जाम लगा दिया है। आर्मी नर्सिंग कॉलेज की वेबसाइट हैक होने का इल्जाम भी पाकिस्तान पर लगा दिया गया है और पाकिस्तानी हैकर ने आर्मी कॉलेज की वेबसाइट को हैक किया है। भारतीय मीडिया की जानिब से ये रिपोर्ट किया जा रहा है। पहले पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, मन घड़त कहानी बनाई और अब एक और नया इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया जा रहा है। आर्मी नर्सिंग कॉलेज की वेबसाइट हैक हुई जिसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया गया है और भारतीय मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तानी हैकर ने आर्मी कॉलेज की वेबसाइट को हैक किया। आपको सिचुएशन से हम आगाह कर रहे हैं। पहलगाम वाक़े के जो बाद की सूरत हाल है उस पर हम गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर जमील खान है, साबिक सिफारतकार हमारे साथ मौजूद हैं और जनरल रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद ने भी हमें ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। रज़ा मोहम्मद साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगी। अभी एक ताज़ा इल्ज़ाम लगाया गया है भारतीय मीडिया की जानिब से पाकिस्तान पर कि आर्मी नर्सिंग जो कॉलेज है उसकी वेबसाइट भी हैक कर ली गई है। तो रज़ा साहब, आप ये मुझे बताइए कि किस तरह से आप जो मीडिया है भारत का उसके रोल को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि वॉर मॉन्गरिंग की बड़ी शदीद कोशिश की गई है उनकी तरफ से। जी, थैंक यू सो मच जी। आप आई एम सॉरी, आपकी ये बात सुन के और पढ़ के ना मुझे हंसी आ गई। अभी पाकिस्तान ने अगर नर्सिंग कॉलेज की वेबसाइट जो है हैक करनी है तो किस लिए करेगा? व्हाट इज तो गुड फिर तो इंडिया की जंग करना ही नहीं बनती हमारे साथ, अगर इतना ही पाकिस्तान को कमजोर समझ लिया जाए तो। जी, तो वो आई थिंक ये बौखलाए हुए हैं। दे आर एक्चुअली नॉट इन द कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। दे आर ट्राइंग टू पुट ब्लेम्स ऑन पाकिस्तान। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पहला तो है नहीं, आपको पता है। इट हैज बीन हैपनिंग पिछले 50-60 साल में बहुत दफ़ा ये हुआ, राइट फ्रॉम द टाइम के एक जो त्यारा अगवा का केस हुआ था। अभी आप देखें, मुंबई को देखें, पुलवामा को देखें, समझौता एक्सप्रेस को देखें, सब में आपको ये पता चलता है कि उसके पीछे इंडिया खुद था या इंडियन आर्मी के लोग भी थे, रॉ भी थी। मुंबई का आप देखते हैं कि जी एक ऑथर हैं, वो जर्मन है, उन्होंने एक बुक लिखी है, उसका नाम है बिट्रेयल ऑफ इंडिया। उसमें उन्होंने एक्सपोज किया है कि सारा कुछ डिसजॉइंटेड है और ये काम जो है इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी और बाहर की एक इंटेलिजेंस एजेंसी जो है उन्होंने मिल के किया और पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया। तो इसी तरह ये जो अभी जो हैकिंग ऑफ दी नर्सिंग कॉलेज की वेबसाइट है, आई थिंक ये भी एक बहुत ही हंसी की बात है। उससे पहले जो आप लोग बात कर रहे थे, आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है जो पहले से इन्होंने प्लान किया हुआ था। कोरियोग्राफ दी चीज़ें वन बाय वन क्या करना है कि 3 बजे अटैक होता है, 3:05 पे फिर जो है वो ट्विटर शुरू हो जाता है, मीडिया ब्लेम करना शुरू हो जाता है। अभी जैसे थोड़ी देर पहले आप ही के चैनल से मैं खबर सुन रहा था कि जी वो FIR जो है विद इन 10 मिनट्स उसका इंतजाज भी हो जाता है और उसमें सारे के सारे इल्ज़ाम भी लगा दिए जाते हैं कि बैरूनी आकाओं के इशारे पे ये सारा कुछ हुआ। अभी एक और ख़बर फ्लैश कर रही थी, मैं देख रहा था ऑन माई मोबाइल कि जी वहाँ पे ये पता चला कि 10 to 15 जो है इजरायली जो अहलकार हैं वो भी पहुँच चुके हैं मकबूजा कश्मीर में, ऑलरेडी वहाँ पे हैं और वो भी इस ऑपरेशन में इन चीज़ों में उनकी हेल्प कर रही हैं। अगर आप इसको ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो ये एक लोकलाइज्ड चीज़ नहीं समझता मैं जी। मैं समझता हूँ ये एक ग्रेटर गेम का हिस्सा है जो इंटरनेशनल कंपटीशन जा रहा है, जिसमें इंडिया हैज़ बीन टर्म्ड एज द सोल और नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द इंडिया पैसिफिक रीजन या एशिया पैसिफिक रीजन में। नंबर 2, स्ट्रेटेजिक पार्टनर डिक्लेयर किए गए हैं टू बिकम अ बुलवॉक अगेंस्ट चाइना एंड टू कंटेन चाइना। तो ये सारे का सारा ड्रामा जो रचाया जा रहा है ये पाकिस्तान को प्रेशराइज करने के लिए किया गया है कि पाकिस्तान प्रेशर में आके इनके आगे जो है वो झुक जाए और इनकी बातें और इनके आकाओं की बातें आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि पाकिस्तान पे प्रेशर पुट करने की कोशिश की जा रही है और इंटरनेशनल जाहिर है प्लेयर्स भी साथ मौजूद हैं भारत के इसमें। लेकिन डू यू रियली थिंक कि पाकिस्तान ने कोई प्रेशर महसूस किया है, खासतौर पर जो इकदाम हमने उनके खिलाफ किए हैं? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि ये पहली दफ़ा तो है नहीं पाकिस्तान को अंडर प्रेशर करने की जो कोशिश की जा रही है। दिस नॉट द फर्स्ट टाइम। पाकिस्तान हैज़ बीन अंडर लॉट्स ऑफ सैंक्शंस थ्रू एंड थ्रू और पाकिस्तान को कहा जाता है इट इज़ द मोस्ट सैंक्शनड एलाई ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बहुत सालों से, राइट फ्रॉम सीटो सेंटो 65 की वॉर, 71 की वॉर, उसके बाद 90s में जब ये अफगानिस्तान में जब अमेरिका ने पहली दफ़ा विड्रॉ किया 89 में, उसके बाद दोबारा, तो हर दफ़ा पाकिस्तान पे बहुत ही सीवियर किस्म के सैंक्शंस लेवी की गई।
तो पाकिस्तान अल्लाह का शुक्र है उन सैंक्शंस में भी पनपता रहा, फलता फूलता रहा। हमारा एटमी प्रोग्राम भी उसी वक्त बना, हमारी मुआशी तरक्की उस वक्त में हुई, हमारे लोगों की पढ़ाइयों में बाकी चीज़ों में बेहतरी उसी वक्त में आई, हमारी सोसाइटी जो है वो भी फ्लरिश की, हमारी यूथ है इस वक्त माशाल्लाह जो कि किसी से कम नहीं है। तो ये इन सैंक्शंस का, इन प्रेशर्स का पाकिस्तान के ऊपर ना पहले इफेक्ट हुआ है ना अभी होगा। सही। सेकंड बात मैं ये जनाब बताना एक और चाहता हूँ। पॉइंट भी है यहाँ पे, मैं चाहती हूँ आप उस पर भी जरूर कमेंट करें। ये सब कुछ जिसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहा जा रहा है और बज़ाहिर लगता है कि ये फॉल्स फ्लैग ही है, एक ऐसे वक्त में हुआ है जब अमेरिकन नायब सदर जो है वो भारत के दौरे पर थे। आप कोई कोरिलेशन देखते हैं इस सारी सिचुएशन में? जी मैम, मैं इसमें बहुत ज़्यादा देखता हूँ जी। एज आई वाज सेइंग कि ये पहली दफ़ा तो है नहीं जी, फर्स्ट टाइम नहीं है। क्लिंटन साहब इंडिया के और पाकिस्तान के दौरे पे आए थे, अगर आपको याद हो तो उस वक्त इन्होंने छत्तीसगढ़ में बहुत सारे जो सिख हैं अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल। उनको मारा और वो इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा दिया। बाद में वो साबित हुआ कि इन्होंने खुद ही किया था। अभी जो मौका था कि जी जेडी वैंस जो है पाकिस्तान की विज़िट कर रहे हैं, मोदी साहब जो है मुआहदे कर रहे हैं सऊदी अरेबिया में, तो पाकिस्तान इतना अनवाइज नहीं है कि अगर खुदा न ख्वास्ता ही पाकिस्तान ने किया भी होता तो ऐसे वक्त में करता कि जब पूरी दुनिया की जो मीडिया साइट है उसके अंदर ये पाकिस्तान फोकस में आता। पाकिस्तान वुडंट हैव एवर डन इट, अगर करना भी होता पाकिस्तान ने तो किया ही नहीं। तो ये इन्होंने जानबूझ के किया, ये इस मौके से फायदा उठाना चाहते हैं कि जिस वक्त सारी दुनिया का मीडिया इनके ऊपर फोकस किए हुए है तो ये उसमें एक ऐसा ड्रामा रचाएं जिसमें पाकिस्तान को ब्लेम करके लोगों की हमदर्दियां हासिल करें और अपने बिल्कुल, मुल्क के सिंपैथी गेन कर अंदर सके। कर रहे हैं एट्रोसिटीज ऑन द मुस्लिम्स एंड अदर कम्युनिटीज, उससे लोगों की निगाहें हटाएं और हमदर्दी वसूल करें अमेरिका की और बाकी लोगों ठीक की, टू बिकम ठीक टू बिकम जनरल साहब, मैं डॉक्टर साहब की जानिब जाना चाह रहा हूँ। डॉक्टर साहब, ये भी खबर आ रही है कि भारत ने पाकिस्तानी सफारत खाने की सिक्योरिटी भी वापस ले ली है। ये बताइए कि व्हाट डज इट मीन, सिक्योरिटी वापस लेने का मतलब क्या है? और अगर सिक्योरिटी वापस ले ली गई हो तो क्या वहां पर जितने भी सफारतकार मौजूद हैं या फॉरेन ऑफिस का अमला मौजूद है उनको किस किस्म का थ्रेट है? नहीं, यकीनन उनको थ्रेट तो वही आरएसएस पावर्ड लोगों से है और जो उनकी हरकतें वहाँ चलती हैं। और इस वक्त जबकि एक टेंशन है दोनों मुल्कों के दरमियान और उसको बिल्कुल ज़हूर टेंशन है, तो उस सूरत में उनके लोग जो ख़ास तौर पर रेडिकल्स हैं वो कोई किसी किस्म की हार्म पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। और उस सिलसिले में वियना कन्वेंशन बिल्कुल क्लियर है कि जो भी वहाँ मिशन होता है, जिस मुल्क में भी मिशन होता है, उसकी सिक्योरिटी, उसकी सेफ्टी उस होस्ट कंट्री का बिल्कुल एक लाजिम और मलजूम एक फर्ज बन जाता है। तो इंडिया ने तो यानी कि ये भी इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी है अगर इंडिया ये कर रहा है? यकीनन, मैंने तो आपको हवाला दिया 1969 का वियना कन्वेंशन है, ये उसके खिलाफ है। और हम रेसिप्रोसिटी के मुताबिक अगर पाकिस्तान, मैं समझता हूँ, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि हम एक जिम्मेदार मुल्क हैं और हम यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं, हालांकि रेसिप्रोसिटी के तहत ये हमारा हक बनता है कि हम भी सिक्योरिटी विड्रा कर लें। बहरहाल मैं अपने तौर पर जो मेरा तजर्बा है उसके मुताबिक हम दुनिया में पहले ही बावर करा चुके हैं कि हमने अपने सिक्योरिटी काउंसिल, अपने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के हवाले से जो भी हमने फैसले किए हैं वो फैसले हमने बिल्कुल इंटरनेशनल नॉर्म्स और इंटरनेशनल कानून को मद्देनजर रखते हैं। डॉक्टर साहब, हम तो लॉ को मद्देनजर रख के ही फैसले करते हैं और हमने देखा है कि हमारा तो बड़ा सेन रिस्पांस होता है हमेशा जब भी कोई इस तरह की सिचुएशन होती है। लेकिन भारत के इकदाम बड़े बचगाना हैं, जैसे अभी जिस वाक़े का आपने जिक्र किया और आपने कहा कि ये तो वायलेशन है। और इसी तरह से अगर हम सिमटास मुआहदे की बात करें तो वो भी वो खुद से ये फैसला नहीं कर सकता, लेकिन उसने अनाउंस कर दिया कि मैंने कर दिया। माय क्वेश्चन इज कि क्या इस तरह की वायलेशन के ऊपर जवाबदेही हो सकती है भारत से, या किसी किस्म के कोई जुर्माने भी उस पर आयद हो सकते हैं अगर हम वर्ल्ड बैंक की तरफ जाते हैं तो? जी हाँ, उसका बिल्कुल कोर्स ऑफ एक्शन आर्टिकल 9 है इंडस वाटर ट्रीटी का, उसमें दिया हुआ है 3 टियर सिस्टम उनके हैं। एक बायलैटरल, जो कि ज़ाहिर है इंडिया से बायलैटरल तो अभी मुमकिन ही नहीं है, लेकिन दूसरा उसका कोर्स ऑफ एक्शन है कि वो न्यूट्रल एक्सपर्ट्स के साथ न्यूट्रल एक्सपर्ट्स होते हैं, उसकी पूरी तफसील है। लेकिन यह है कि तीसरा उसका कोर्स ऑफ एक्शन है जो कि आर्बिट्रेशन और ट्रिब्यूनल्स का है। तो वो हम तीनों कोर्स में से कोई कोर्स ऑफ एक्शन कर सकते हैं। और चौथा उसका वो है आर्टिकल, यूनाइटेड नेशन चार्टर का आर्टिकल 1 है, जिसमें दुनिया के तमाम
ममालिक का ये फर्ज बन जाता है कि वो इंटरनेशनल पीस और ख़ास तौर पर सिक्योरिटी काउंसिल का कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को इंश्योर करें, और वो दे शुड टेक इफेक्टिव मेजर्स फॉर प्रिवेंशन एंड रिमूवल ऑफ थ्रेट्स। तो इंडिया जो थ्रेट दे रहा है, पाकिस्तान ये अपना हक महफूज करता है, बल्कि पाकिस्तान को जाना चाहिए इस आर्टिकल के तहत जो मैंने बताया है उसके मुताबिक सिक्योरिटी काउंसिल को कि ये दो न्यूक्लियर मुल्क हैं, ये बचगाना हरकतों से एक फ्लैश पॉइंट की तरफ खींच के ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। सही। और डॉक्टर साहब, आप जिसका इशारा न्यूक्लियर मुल्क होने की बात आप कर रहे हैं, तो ये भी प्लीज जरूर इस पे कमेंट कीजिएगा कि भारत जो गीदड़ भभकियां तो बड़ी दे रहा है कि वो कोई स्ट्राइक कर सकता है, जैसे मीडिया भी उनका इस बात के ऊपर बड़ा फोकस कर रहा है, लेकिन क्या जो इतने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स में उलझा हुआ भारत है उसमें इतना दमखम है कि वो इस किस्म का कोई इकदाम कर सके, वो भी एक न्यूक्लियर पावर के खिलाफ? देखिए, वो तो एक मेजर की बात है, वो एक असेसमेंट की बात है, वो उनका अपना मामला है, हमारा उससे लेना देना कोई नहीं। हम इस वक्त हमें जो अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और अपने सॉवरेनिटी की हिफाजत के लिए जो हमारे नेशनल असेंबली ने रेजोल्यूशन पास किया है, बड़ी क्लियर है, बहुत कैंडिडेट है और बहुत वाजे है, जिसमें हम कोई इंटरनेशनल कानून की भी खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे हैं और अपने इज्जतों, तकरीमों, नामूस को जहन में रखते हुए हम उसका जवाब भी दे रहे हैं। और वो ये है कि आपने खुद अपने कुछ देर पहले बताया कि पाकिस्तान रिमेन्स फुली केपेबल एंड प्रिपेयर टू डिफाइन इट्स सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी अगेंस्ट एग्रेशन, जो कि इंडिया बार बार धमकियां दे रहा है, इंक्लूडिंग वाटर टेररिज्म। ये जो उनके अल्फाज हैं आज के, मैं उसका जिक्र कर रहा हूं, वाटर टेररिज्म और मिलिट्री प्रोवोकेशन। तो हमने तो बिल्कुल वाज़ेह करके ब्लैक एंड व्हाइट में रख दिया है दुनिया के सामने, और इसे यही वजह है कि अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन ने आज ये कह दिया कि ये जो इस वक्त डेवलपमेंट हो रही है ये तशवीशनाक है, और इस पर हमने बड़ी मॉनिटरिंग इसकी कर रहे हैं। और सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस के उन्होंने भी दोनों साइड को कहा है, वो तो खैर चले एक नॉर्मल सी ठीक है वो है, लेकिन पूरी दुनिया। डॉक्टर साहब, एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, वो आपके साथ और नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं। गजा के कातिल और गुजरात के कातिल का गठजोड़ भी बेनकाब हो चुका है। फलस्तीन के निहत्ते मुसलमानों पर जुल्म सितम ढाने के बाद इसराइल का मोदी सरकार के साथ मजमूम गठजोड़ मंजर-ए-आम पर आ चुका है। ज़राए के मुताबिक पहलगाम हमले के पसे पर्दा एजेंडा वाज़े तौर पर भारतीय जंगी जुनून को मजीद बढ़ाना था। मुसद्दिका इतलात के मुताबिक 15 से 20 इसराइली एहलकार श्रीनगर मकबूजा जम्मू और कश्मीर पहुंच चुके हैं। ज़राए के मुताबिक इसराइली एहलकार तकनीकी साजो सामान से लैस हैं। इसराइली एहलकारों की श्रीनगर आमद इंतहाई तशवीशनाक है। इसराइली एहलकारों की मकबूजा कश्मीर में आमद पाकिस्तान के खिलाफ मजमूम मुहिम जोई की सहूलतकारी है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में मोदी सरकार पहले ही इसराइली तर्ज की पॉलिसी इख्तियार करते हुए कश्मीरियों का कत्लेआम कर रही है। इसराइल और मोदी का गठजोड़ आलमी सलामती के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। ज़राए का यह बताना है तो गजा के कातिल और गुजरात के कातिल का गठजोड़ बेनकाब हुआ है। फलस्तीन के निहत्ते मुसलमानों पर जुल्म और सितम ढाने के बाद इसराइल का मोदी सरकार के साथ मजमूम गठजोड़ मंजर-ए-आम पर आ चुका है। पहलगाम हमले के पसे पर्दा एजेंडा वाज़े तौर पर भारतीय जंगी जुनून को मजीद बढ़ाना था। मुसद्दिका इतलात के मुताबिक 15 से 20 इसराइली एहलकार श्रीनगर मकबूजा जम्मू और कश्मीर पहुंच चुके हैं। इसराइली एहलकार तकनीकी साजो सामान से लैस हैं, यह बताया जा रहा है ज़राए के मुताबिक, और इसराइली एहलकारों की श्रीनगर आमद इंतहाई तशवीशनाक है। इसराइली एहलकारों की मकबूजा कश्मीर में आमद हुई है और पाकिस्तान के खिलाफ मजमूम मुहिम जोई की सहूलतकारी है। रज़ा मोहम्मद साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहता हूँ, ये जो मैंने ब्रेकिंग आपके साथ और अपने नाज़रीन के साथ शेयर की, जो इसराइली लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और तकनीकी साजो सामान के साथ लैस हैं, वो कहते हैं कि एक झूठ को छुपाने के लिए बेशुमार झूठ बोलने पड़ते हैं। तो क्या अब इस जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, इसको छुपाने के लिए कुछ और करने जा रहा है इंडिया इसराइल के साथ मिलकर? बहुत शुक्रिया आपका जी। ये इनका जो गठजोड़ है ये आज का तो है नहीं, बहुत पुराना है। और जब बात एंटी मुस्लिम गठजोड़ की आती है तो उसमें ये एक एडिशन हो जाएगी इंडिया के अंदर। इंडिया और इजराइल बहुत अरसा पहले से भी मिलकर काम कर रहे हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग हो रही है, इनकी आपस में ट्रेनिंग होती है, इक्विपमेंट एक दूसरे से लेते हैं। खासकर इंडिया ने बहुत सारे इक्विपमेंट जो मॉनिटरिंग का होता है, बाकी टेक्निकल इक्विपमेंट होता है, वो इजराइल से लिया हुआ है और ले रहे हैं। इसी तरह वो जंगी साजो सामान में भी इजराइल उनको हेल्प करता है।
तो अभी इजरायली एजेंट्स का यहाँ पे आना, टेक्निकल एजेंट्स का यहाँ पे आना कोई खैर की खबर नहीं है। इसमें दो चीज़ें सामने आती हैं, जैसे आप अभी थोड़ी देर पहले फरमा रहे थे कि सबसे पहले तो एक गठजोड़ है, जो एंटी मुस्लिम गठजोड़ है, जो गज़ा में हुआ, जो पैलेस्टाइन में हो रहा है और गज़ा में अभी भी हो रहा है, ये उसी की एक्सटेंशन बन जाएगी। और आपने अगर फॉलो किया हो तो ये पहलगाम हमला से पहले पिछले महीने भर में तकरीबन 3-4 हफ्ते से बहुत ज़्यादा ऑपरेशंस वहाँ पे कश्मीर में किए गए, जिसमें बहुत राइट। सारे निहत्थे कश्मीर को मारा गया और कई जो इनकाउंटर्स हैं वो हफ्ता हफ्ता भी चलते रहे हैं। तो ये सारे का सारा ड्रामा जो परसों तरसों हुआ है वो उसकी एक कल्मिनेशन थी, और अभी आगे जो अनफोल्ड हो रहा है वो सारा वही है जो पहले से प्लान्ड था कि इसको किस तरह से पाकिस्तान के और कश्मीरियों के अगेंस्ट यूज़ करना। और रजा मोहम्मद साहब, आपकी नज़र में इसका सोल पर्पस आप कह सकते हैं कि ये एक सोल पर्पस है इस ड्रामे का? क्योंकि देखिए, सबसे जितनी भी जो सबसे पहले स्टेप्स लिए इंडिया ने, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था सिंतास मुआहदा। और अगर सिंतास मुआहदे की बात करें तो वो पिछले कोई 2-3 मरतबा बाकायदा तौर पर इंडिया कह चुका है, ये लेटर भेज चुका है, ख़त भेज चुका है कि इसको हम रिव्यू करना चाह रहे हैं। तो आप समझते हैं कि सोल पर्पस एक ये हो सकता है, पहले आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया किसी ना किसी तरीके से, अब सिंतास मुआहदे को ख़त्म किया जाए, क्योंकि इंडिया बड़ी देर से ये चाह रहा है। जी, ये इट इज, आई वुड से जी कि मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सोल पर्पस है। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक बिगर पर्पसेस में से एक है, लेकिन जो मेजर पर्पस उनका है वो है पाकिस्तान को डिमोनाइज करना, पाकिस्तान को बदनाम करना। क्योंकि पिछले कुछ अरसे से अगर आप देखें तो पाकिस्तान की मईशत माशाल्लाह बड़ी अच्छी तरह जा रही है, महंगाई कम हुई है, इन्फ्लेशन कम हुई है, पाकिस्तान का कांटेक्ट विद दी इंटरनेशनल एजेंसीज बेहतर हुआ, इंटरनेशनल रिलेशंस बेहतर हुए हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट जो हैं उन्होंने बाकायदा ऑन द फ्लोर ऑफ देयर पार्लियामेंट पहले एड्रेस में पाकिस्तान की तारीफ की, और पाकिस्तान का और अमेरिका का दोबारा से एक आना जाना शुरू हो गया, कोऑपरेशन शुरू हो गई अगेंस्ट द टेररिज्म एंड ऑल दैट। और इस तरह बाकी कंट्रीज के साथ भी पाकिस्तान अच्छे हो रहे हैं। तो ये सारे का सारा इसीलिए रचाया पाकिस्तान को डिमोनाइज किया जाए और दुनिया के नज़र में पोर्ट्रे किया जाए कि पाकिस्तान जो है वो रिस्पॉन्सिबल कंट्री नहीं है और टेररिज्म परपेट्रेट करता है, वेयर एज वी आर आर सेल्फ विक्टिम ऑफ द टेररिज्म। आपको पता ही है, लाखों अरबों का नुकसान पाकिस्तान का हुआ, हज़ारों लोगों की जानें गई। अभी इसी साल को अगर देख ले तो अभी 4 महीने तकरीबन गुजरने को हैं, तो 4 महीने में सैकड़ों शहादतें हम लोग देख चुके हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो हमला था वो जाफर एक्सप्रेस पे था। अल्लाह का शुक्र है कि अफवाज पाकिस्तान ने और सिविल इदारों ने और लोकल एजेंसीज ने मिलके 36 घंटे के अंदर अंदर ये ड्रामा ख़त्म किया। लेकिन उसके भी अगर ताने बाने जोड़ें तो वो जाके इंडिया से ही मिलते हैं। तो ये सारे का सारा ड्रामा इसलिए है जी कि तवज्जो लोगों की हटाई जाए, पाकिस्तान को डिमोनाइज किया जाए। तो वन ऑफ द वो ये हो वन ऑफ सकता द है कि पर्पस तो ये हो सकता है, आप बिल्कुल कह रहे हैं, लेकिन एक मल्टीपर्पस वॉर जो है वो भारत पाकिस्तान के खिलाफ Yes, लड़ it रहा is है। multi-purpose. उसको तकलीफ है इस बात जी, से कि हम इकोनॉमिकली जो है स्टेबल हो रहे हैं, उसको तकलीफ है इस बात से कि हमारी इंटरनेशनल बेहतरी आ रही है, और उसको तकलीफ है इस बात से कि हम जो है वो मजबूत हो रहे हैं इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर। और फिर ये कि जो रीजनल के हमारे कंट्रीज हैं, जो कि हमारे बड़े होस्टाइल कंट्रीज हैं, उनके साथ भी हमारे जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर हो रहे हैं। इस सब चीज़ों से भारत को तकलीफ है और ये मल्टीपर्पस वॉर जो है वो हमारे खिलाफ लड़ रहा है। सिचुएशन रूम में जो सिलसिला है ट्रांसमिशन का वो जारी रहेगा, लेकिन यहाँ शामिल करेंगे एक ब्रेक। स्टे विद अस। जनाब, सिचुएशन रूम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग पर खुसूसी ट्रांसमिशन हमारी जारी है और अब तक जो इसमें पेशरफ्त हो चुकी है, दोनों मुल्क एक तो जंग के दहाने पर हैं और दोनों मुल्कों की जानिब से मुख्तलिफ पाबंदियाँ एक दूसरे पर आयद कर दी गई हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग का खतरा मंडला रहा है और पाकिस्तान और भारत का एक दूसरे के शहरियों को वापस जाने के लिए अल्टीमेटम भी दे दिया गया है। भारतीय हॉस्पिटल्स में इलाज के लिए मौजूद पाकिस्तानी शहरी भी फंस चुके हैं और पाकिस्तान में भी इसी तरह की सूरत हाल है। लेकिन पाकिस्तान में जो सिख कम्युनिटी है उसको इस सारी सिचुएशन से इस्तिस्ना दिया गया है। जो सिख यात्री यहाँ पर मौजूद हैं वो जब चाहें पाकिस्तान आ सकते हैं और जब चाहें पाकिस्तान से वापस जा सकते हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान की जानिब से भी कहा गया है कि भारत ने अगर पाकिस्तान का पानी बंद किया तो पाकिस्तान ने परवाज़ों की उड़ान पर पाबंदी लगा दी है और पाकिस्तान जितने भी दूसरे मुआहदे हुए हैं, जिस तरह इंडस वाटर ट्रीटी को अगर एब्रोगेट करते हैं तो इसी तरह पाकिस्तान भी दूसरे तमाम मुआहदों को तोड़ने का या उनको एब्रोगेट करने का हक महफूज रखता है। इसके साथ साथ यूरोप
यूरोप और अमेरिका जाने और आने वाली भारतीय परवाजें, इस वक्त ये अपडेट आ रही है कि तकरीबन 4 घंटे से भी उनकी जो मियाद है वो बढ़ चुकी है, क्योंकि जो पाकिस्तान ने फ़ज़ाई हुदूद पर पाबंदी लगाई है और उसके बाद इस वक्त जो सिचुएशन है इंडिया के लिए वो फ़ज़ाई हुदूद के हवाले से बहुत ही अलार्मिंग है। वो इसलिए है क्योंकि पिछली दफ़ा भी जब 2019 में इस तरह की सिचुएशन हुई थी और पाकिस्तान ने एयर स्पेस को बंद किया था, तो तकरीबन 4 मंथ तक ये सिलसिला जारी रहा। 4 महीने तक एयर स्पेस बंद रही और उनको $8 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा था। हमारे साथ हमारा पैनल भी मौजूद है, दिफाई तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, जनरल रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद साहब और डॉक्टर जमील खान साहब मौजूद हैं। डॉक्टर जमील साहब, सबसे पहले मैं आपकी जानिब ही आऊँगा। ये तो बात हो चुकी कि वहाँ पर जो सिफारत खाना है उसकी सिक्योरिटी वापस ले ली गई है, लेकिन इस ट्रांसमिशन के सेगमेंट में जो पाकिस्तानी वहाँ पर मौजूद हैं या जो इंडियन यहाँ पाकिस्तान में मौजूद हैं, यकीनी तौर पर उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। 48 घंटे का अल्टीमेटम जो भारत ने दिया था वो कंप्लीट होने वाला है, पाकिस्तान ने जो अल्टीमेटम दिया था वो कल कंप्लीट हो जाएगा। इस सारी सिचुएशन में जो आम आदमी है, जो इंडियन और पाकिस्तानी जनरल पब्लिक है, वो आपकी नज़र में कितना डैमेज होती है, किस हद तक डैमेज होती है और उनके क्या जज्बात होते हैं? जी, मैं उसमें बता देता हूँ आपको, लेकिन आप इससे पहले एक बहुत अहम बात कर रहे थे, सेगमेंट इजरायली प्रेजेंस इन ऑक्युपाइड कश्मीर, और मैं आपको बताता चलूं कि इसमें एक तजिया ये भी है कि इजरायलीज क्योंकि गाजा को बिल्कुल टोटल जो क्लीन अप करना चाहते हैं वहाँ, और वहाँ से फलस्तीनियों को बिल्कुल धकेल के बाहर फेंकना चाहते हैं, तो जो आखिरी ऑपरेशन का जो टुकड़ा है ये, उस दौरान में जो पूरी दुनिया में जुलूस जलसे वगैरह जो पहले निकले और उससे निकल सकते हैं, तवज्जो हटाने के लिए भी इजरायली एडवाइजर्स जो आपने अभी जिक्र किया, जिसका कि यकीन किया जा सकता है, ये इशारे मिल रहे थे, पहले भी होता था ये, तो वो कि इसको एस्केलेट करके किसी तरीके से वहाँ वाला काम गजा वाला भी पूरा हो जाए और इंडिया जो है अपने अहदाफ हासिल करने की कोशिश करे, गो कि हमने उसका जवाब दे दिया। अब आ जाते हैं आपकी इस बात पर कि हम जो शहरी हैं दोनों मुल्कों के, देखिए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर हम बिल्कुल, जो दुनिया के किसी भी मुल्क का कोई भी शहरी हो जो नॉन कॉम्बेटेंट है, तो हमें ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर उनको रियायत देनी चाहिए। और हमने जो 48, क्योंकि हमने तो अभी रेसिप्रोसिटी दिखलाई है ना, जो उन्होंने किया 48 घंटे का हमने कर दिया है। पाकिस्तान in this particular case can always show the magnanimity. They are the common citizens, and on the humanitarian ground we can always extend another 24 hours or so. तो वो कोई इतना वो नहीं, लेकिन इंडिया उसको जिस हरदर्मी से चल रहा है, मैं नहीं समझता कि वो एक्सटेंड करेगा। और इसमें हमें इंटरनेशनल नॉर्म्स के मुताबिक हम भी अगर ना एक्सटेंड करें तो कोई हर्ज नहीं है, बट इसमें एक ह्यूमैनिटेरियन एंगल है, उसको ज़हन में रखना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक और चीज़ भी क्लैरिफाई कर दें कि ये जो पाबंदी लगाई गई है दोनों मुल्कों के लोगों के लिए और जो 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है, ये उन लोगों के लिए जो सार्क वीज़ा स्कीम के तहत दोनों ममालिक में मौजूद हैं, यानी कि ये वो स्कीम थी जो 1992 में बनाई गई थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और ये स्पेशल ट्रैवल डॉक्यूमेंट के तहत दोनों ममालिक में आप सफ़र कर सकते हैं। जिनके पास पासपोर्ट नहीं है या प्रॉपर वीज़ा नहीं है वो लोग जा सकते हैं, लेकिन जिनके पास प्रॉपर वीज़ा मौजूद होगा, क्या वो लोग रह सकते हैं एक दूसरे के मुल्क में? ना, उन्होंने कह दिया ना कि वीजा कैंसिल कर रहे हैं हम, सार्क के अलावा भी वीजा वो कैंसिल कर रहे हैं ना, और उस लिहाज से जो विजिटर्स जितने भी हैं उनके लिए ये प्रॉब्लम, ये कदगन लग रही है, जो कि एक आम आदमी। लेकिन बहरहाल हमें जब इस किस्म की हालात होती हैं तो बहुत सारी शक व शुबात पैदा हो जाती हैं एक दूसरे मुल्क के शहरियों के लिए, तो शक व शुबात को दूर करने के लिए और रेसिप्रोसिटी के अमल को लागू करने के लिए मुल्कों को ये करना पड़ता है, और हमने भी जो किया सही किया। और जो अगर उसमें कोई एक्सटेंशन, कोई बीमार है, और इंडिया भी अगर हमारा कोई शहरी इलाज के लिए वहां गया है, या तो उसको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर अगर वो नहीं करेगा तो वो यकीनन एक अच्छी उस नज़र से नहीं देखा जाएगा। हमने हमेशा इस मामले में अपना एक मस्बत रवैया रखा है, जो कि ह्यूमैनिटेरियन लिहाज से हमने हमेशा उसकी पासदारी रखी है, हम उसकी रखेंगे बिल्कुल। लेकिन रहा इंडिया के मामलात का, इंडिया जिस लिहाज से पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई करता है, पाकिस्तान के खिलाफ पहल करता है, उसका हम डोजियर भी दे चुके हैं। जो इंडिया एट्रोसिटीज कर रहा है पाकिस्तान में, जो अमल उसने रॉ की मदद से, और रॉ का जब सबसे बड़ा एक फंड जो मुकर्रर है वो है ही पाकिस्तान में ऑपरेशन। तो जो जंगों की सूरत हाल होती है वो हमेशा मसाइल ही लेकर आती है, इसलिए अवॉइड ही इससे करना चाहिए। और पाकिस्तान चूंकि एक पुरअमन मुल्क है, पाकिस्तान ने तो हमेशा ये कोशिश की है कि ऐसी सिचुएशन ना बने। जनरल साहब, लेकिन भारत जो है
वो हमेशा इस तरह की सूरत हाल बना के ज़बरदस्ती पुश करने की कोशिश करता है पाकिस्तान को वार लाइक सिचुएशन में, जैसे कि अभी भी हुआ है। आप समझते हैं कि ऐसी सूरत हाल में UN जैसे इदारे जो हैं वो एक ज़बरदस्त रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कंसर्न भी शो किया है, दोनों मुल्कों को तहम्मुल का मुजाहरा करने का भी कहा है। बस योर टेक ऑन दिस। जी, थैंक यू सो मच। यस मिस, यूनाइटेड नेशन, नॉट ओनली यूनाइटेड नेशन, बाकी जो वर्ल्ड पावर्स हैं, बिगर पावर्स हैं, लाइक यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका, रशिया, ये सारी की सारी पावर्स जो हैं ये इन हालात में रोल प्ले करती हैं। हमारे जो दोस्त हैं मिडल ईस्ट में, KSA है, UAE है, कतर है, वो भी इस सिलसिले में एक अहम रोल प्ले कर सकते हैं और करते रहे हैं। जितनी भी एस्केलेशंस होती हैं, जंग जो है ना जी, जैसे आप कह रहे थे कि जंग किसी भी कंट्री के फेवर में नहीं होती है। जंग इज एन अगली थिंग, डिवास्टेशन होती है, डिस्ट्रक्शंस होती हैं, डेथ्स होती हैं, और उनके इफेक्ट जो हैं वो 20 सालों तक रहते हैं। तो जंग तो किसी सूरत में एक अच्छी ऑप्शन नहीं है, ना पाकिस्तान के लिए ना इंडिया के लिए। इंडिया को ज्यादा नुकसान होगा। इंडिया को ज्यादा नुकसान इसलिए होगा जंग की सूरत में कि इंडिया इज अ बिगर पावर एंड इट इज लुकिंग फॉरवर्ड टू बिकम अ रीजनल पावर, और अपने आप को ये ग्रेट पावर स्टेटस में लाना चाहते हैं। जब ग्रेट पावर स्टेटस में आप आना चाहते हैं तो वो आप जंगों के साथ नहीं आते हैं, आपने एक्सेप्टेबिलिटी बनानी होती है रीजन में भी और वर्ल्ड में भी। जहाँ तक रीजन का ताल्लुक है, अगर आप देखें साउथ एशिया में, तो इंडिया के ताल्लुकात सवाए इंडिया के अपने किसी के साथ भी अच्छे नहीं है। इवन भूटान जो उनके बहुत नज़दीक था, उनके साथ भी उनके ताल्लुकात ख़राब हो गए हैं। श्रीलंका देखें, मालदीव देखें, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, सबके साथ उनके रिलेशनशिप जो है आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होते जा रहे हैं। सही, तो भारत तो का ये ये ट्रैक रिकॉर्ड है कि उसके ताल्लुकात अपने नेबरहुड के सूरत में साथ अच्छे कीजिए। नहीं रहे और पाकिस्तान के साथ तो बिल्कुल अच्छे नहीं रहते। जनरल साहब, सॉरी आप क्योंकि आपकी जी। बड़ी गहरी नज़र है इन सारे मामलात के ऊपर, आप क्या सेंस कर सकते हैं कि कोई सर्जिकल स्ट्राइक जैसी बातें उनके मीडिया फैला रहा है, या कोई इस तरह का जारहाना इकदाम या कन्वेंशनल वॉर जिसको हम कहते हैं, इस तरह की कोई चीज़ वो शुरू कर सकता है? अगर खुदा ना खास्ता करता है तो हम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? हम उसके लिए तैयार हैं? कैसे कमेंट करेंगे आप? रिवर्स ऑर्डर में जी, रिवर्स ऑर्डर में मैं बात करूंगा कन्वेंशनल वॉर। आई थिंक इट इज़ द लीस्ट पॉसिबिलिटी। दोनों साइडों पे अगर कन्वेंशनल वॉर होती है, इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम। फौजें मूव करती हैं, मैसअप करती हैं, तैयारियां होती हैं, एंड इट टेक्स एटलीस्ट वीक्स एंड मंथ्स कन्वेंशनल वॉर के लिए। और कन्वेंशनल वॉर अगर होती है तो इट इज़ गोइंग टू बी अ लॉन्ग ड्रॉन ऑपरेशन, और दोनों कंट्रीज़ के लिए इट इज़ नॉट गोइंग टू फिट इन वेल। नाउ कमिंग ओवर के जी, वो कोई सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं या कुछ इस तरह का ऑपरेशन करते हैं। पहली बात तो ये है कि अगर कोई मिसाइल चलाते हैं फॉर एग्जांपल, तो मिसाइल जो है हमेशा बड़ा डाउटफुल होता है। नो वन नोज कि न्यूक्लियर टिप्ड मिसाइल है कि कन्वेंशनल मिसाइल है। तो वो किसी भी गलतफहमी का नतीजा जो है वो ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान भी उसी तरह के मिसाइल चला दे, या पाकिस्तान के न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं उनके ऊपर वो प्रेशर आ जाए। अभी आते हैं जी सर्जिकल स्ट्राइक्स की तरफ। तो सर्जिकल स्ट्राइक्स का जहाँ तक ताल्लुक है, इंडिया पहले भी ये ट्राई कर चुका है। उन्होंने बालाकोट में दरख्तों को निशाना बनाया था, आपको याद ही हो। और हामिद मीर साहब, मुझे अभी भी याद है, वो ग्राउंड पे गए थे, उन्होंने कहा था जी एक दरख्त इंजर हुआ है और एक बर्ड मारा गया है। लेकिन वह पाकिस्तान डिड वाज वेरी रिस्पॉन्सिबल। पाकिस्तान ने बहुत अच्छे तरीके से रिटेलिएट किया। पाकिस्तान ने उनको ये भी इंडिकेट किया कि हम आपके आर्मी के बहुत अच्छी बड़ी बड़ी इंस्टॉलेशंस को टारगेट कर सकते थे, लेकिन उनको टारगेट नहीं किया। ग्राउंड में मिसाइल फायर किए गए, और जब उनकी एयरफोर्स ने पीछा किया, 2 जहाज गिरा दिए और उनका पायलट भी पकड़ लिया, जिसको बाद में बड़ी इज्जत के साथ पाकिस्तान ने रुखसत किया। तो पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस, पाकिस्तान के लोग, दे आर रेडी फॉर एनी एडवेंचरिज्म, और जो भी एडवेंचरिज्म वो करेंगे उसका जवाब उनको उससे कई गुना ज्यादा सख्ती से दिया जाएगा। और पाकिस्तान विल ऑलवेज डोमिनेट द लेडर ऑफ एस्केलेशन एंड स्टिल विन इंशाअल्लाह ताला। और पाकिस्तान ने प्रूव किया पिछले कुछ सालों में ऑल अराउंड द वर्ल्ड, अपने जितने भी नेबर्स हैं उनके साथ जब भी ऐसे वाकयात हुए, पाकिस्तान हैज रिस्पॉन्डेड वेरी वेल, वेरी इफेक्टिवली, और खामोश कराया पाकिस्तान। जनरल साहब, एक सवाल यहाँ पे एक और भी मेरे जहन में आता है कि टू नेशन थ्योरी के ऊपर जब बात होती है तो बहुत से कुछ लोग ऐसे हैं जो इसके ऊपर क्वेश्चन उठाते हैं टू नेशन थ्योरी के ऊपर। लेकिन इस वाक़े को देख करके क्या आप ये समझते हैं कि एक दफ़ा फिर जो टू नेशन थ्योरी है उसकी अहमियत उजागर हो गई है? क्योंकि मजहब की बुनियाद पे हमेशा इल्ज़ाम लगाया जाता है भारत में जब भी कोई वाक़या होता है।
जी, मैं आपके से बिल्कुल एग्री करता हूँ जी। और उन्होंने पिछले दिनों ये मिसकंस्ट्रू करने की कोशिश भी की। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक अपनी स्पीच में कहा था कि पाकिस्तान की क्रिएशन इस वजह से हुई कि जो इंडिया के जो मेजॉरिटी में लोग थे, हिंदूज थे, वो मुसलमानों के लिए ज़मीन जो है वो तंग कर रहे थे। तो इसमें कोई शक की बात नहीं जी। हर मौके के ऊपर टू नेशन थियरी जो है उसकी अहमियत दोबारा से उजागर होती है। अगर आज आप देखते हैं कि जो इंडिया में मुस्लिम्स हैं उनके क्या हालात हैं, इंडिया में जो क्रिश्चियंस हैं उनके साथ क्या हो रहा है, इंडिया में जो दूसरी ट्राइबल जो कास्ट के लोग हैं, जो उनकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, उनके साथ क्या हो रहा है। तो आई थिंक एवरी स्टेप के ऊपर आके ये जो है प्रूव होता है कि शुक्र है अल्लाह का कि पाकिस्तान क्रिएट हुआ। हमारे जो बानी कायदे आज़म थे और बाकी जो हमारे लीडरशिप थे, उनकी विजन थी कि उन्होंने मुसलमानों को एक फ्री मुल्क लेके दिया, अलहदा मुल्क लेके दिया, जहाँ पे हम अपने मज़हब को अपनी मर्ज़ी से प्रैक्टिस कर रहे हैं और आज़ादी से सांस ले रहे हैं। जितने भी मुसलमान इस वक्त हिंदुओं के इंडिया के तसल्लुत में हैं, और वो मकबूजा कश्मीर में है, मेनलैंड इंडिया में, उनके हालात आप देख सकते हैं। लिंचिंग होती है, लोगों को मार मार दिया जाता है जी के इस शक पे कि उन्होंने शायद गौ माता को ज़िबा किया है, या इसी तरह की और चीज़ों पे इल्ज़ाम लगा के उनके ऊपर टेम्पल्स की डेस्क्रेशन के इल्ज़ाम लगा के। इवन ऐसे भी हालात हुए हैं जहाँ पे लेडीज को नंगा करके परेड कराया गया। सही। तो इन सब चीज़ों के बाद दोबारा से ये बात साबित होती है कि जी टू नेशन थ्योरी जो है वो बड़ी 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 इंपॉर्टेंट है और हमेशा जिंदा रहेगी। एक लास्ट पॉइंट कह दूं, जब बांग्लादेश क्रिएट हुआ था तो उस वक्त इंदिरा गांधी ने एक लफ्ज़ बोला था कि मैंने टू नेशन थ्योरी को दरियाए हिंद में वो क्या समुंदर बहिरा जैसा हिंद हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आपने इस पॉइंट को एलैबोरेट किया। अभी हमें डॉक्टर कमर चीमा साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। अभी हम एनालाइज कर रहे थे सारी सिचुएशन को जो पहलगाम वाक़े के बाद पैदा हुई है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे शेयर करूँ और उसी के ऊपर आपका नुक्ता नज़र जानना मैं चाहूँगी कि 15 से 20 जो इसराइली एहलकार हैं वो श्रीनगर में पहुँचे हैं, मकबूजा कश्मीर में पहुँचे हैं। आप इस डेवलपमेंट को कैसे रीड करते हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, इस डेवलपमेंट को इस तरह रीड करना चाहिए कि भारत और इजराइल का आपस में बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, शुरू से ही रहा है। और उसका मकसद ये है कि इजराइल गाहे बगाहे अपनी जो स्ट्रेटजी है कि किस तरह जिस तरह वो जैसे कहते हैं नॉन स्टेट एक्टर जो वो कहते हैं उनको ख़त्म कैसे करना है वो बताते रहते हैं। वो इस तरह की बॉन्डी चीज़ें उनको बताते रहते हैं। तो शायद इजरायली लोग इस वक्त मौजूद हैं श्रीनगर के अंदर, कुछ एडवाइस दे रहे होंगे और कुछ ऐसा कर रहे होंगे जिससे मजीद शायद कोई हालात ख़राब होने की जो है वो कोशिश हो। आपको पता है कि बेंजामिन नेतन्याहू इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने जो दुनिया के सामने अपना इजराइल का मजाक बनाया, लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी उससे बड़े मुतासर हैं। तो अगर तो भारत की डीप स्टेट और भारत की फ़ौज इजरायली फ़ौज से मुतासर है और उसको देख के वो इजरायली फ़ौजियों को श्रीनगर में लेके आए हैं, कश्मीर में लेके आए हैं कि उनको ये इलाके दिखाए जाएं और उनको बताया जाए और उनसे पूछा जाए कि हमें यहाँ पे किस तरह डिस्प्रपोर्शनेट यूज़ ऑफ फोर्स करना चाहिए। पहले ही आपको पता है 6-7 लाख की फ़ौज है भारत की कश्मीर के अंदर। इसके बावजूद वहाँ पे जब कोई वाक़या हो जाता है तो फिर वो कहते हैं जी कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। अपनी फौज से इंटरनल अकाउंटेबिलिटी भी नहीं करते, लेकिन मजीद मसले लेते रहते हैं। बात करें डॉक्टर साहब, तो हम तजादात का भी जायजा ले रहे थे जो इस वाक़े में हमें नजर आते हैं, जो क्वेश्चंस इसके बाद रेज होते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपसे मैं शेयर करूं कि जिस तरह से सिर्फ वाक़या होता है उसके 5 मिनट के बाद पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम धर दिया जाता है। इसी तरह से FIR के मामले में भी हुआ है कि सिर्फ 10 मिनट के बाद जो है FIR दर्ज हो जाती है, जबकि जो पुलिस स्टेशन है वो खासे फासले के ऊपर मौजूद था। इसको कैसे एनालाइज करेंगे आप? झूठ के ऊपर झूठ। देखिए, ये तो देखें, ये तो भारत जो है ना वो इलेक्ट्रॉनिकली उसने सबूत छोड़ दिए हैं। और जिसको पाकिस्तान फॉल्स फ्लैग कह रहा था, और पाकिस्तान इसको इसलिए फॉल्स फ्लैग कह रहा था कि पाकिस्तान के पीछे एक पैटर्न था। वो पैटर्न ये था कि 2016 में एक फॉल्स फ्लैग किया तो उसको इस्तेमाल करके और फिर चलते रहे जी कि हम देखें हमारे साथ जुल्म हो रहा है। फिर 2019 में एक फॉल्स फ्लैग किया और अनफॉर्चुनेटली अपने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए करते हैं। अभी फिर फॉल्स फ्लैग किया और पकड़े गए। जो FIR दर्ज की उन्होंने, FIR दर्ज तब की के ठीक आधे घंटे का वाकया है जिसमें वो वाकया होता है और उसके 10 मिनट बाद FIR दर्ज हो जाती है। और फिर ये कहा जाता है, FIR में लिखा जाता है कि जी अंधाधुंध फायरिंग की गई है, जबकि इंडियन मीडिया ये कह रहा है जी चुन चुन के मारा जाता था। पहले पूछा जाता था तुम हिंदू हो मुसलमान हो, लेकिन FIR में कहते हैं कि नहीं, इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की गई है। सो FIR कुछ और कहती है,
जो मीडिया रिपोर्टिंग है या जो वो मीडिया को चीजें बताते हैं हाइप क्रिएट करने के लिए या इस चीज को बताने के लिए, वो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है। सो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के पास एक बहुत अच्छा सबूत आ गया है जिसको प्रॉपर्ली हाईलाइट करना चाहिए, डिप्लोमेटिक कम्युनिटी को इस्लामाबाद में बताना चाहिए, पर्टिकुलरली इंटरनेशनल मीडिया के साथ इसको शेयर करना चाहिए, वेस्टर्न मीडिया के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि अमूमन वो इंग्लिश। डॉक्टर साहब, एक और भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो ये सेकुलर खुद को कहता है भारत और कहता है कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, लेकिन इसने जब ये वाकया होता है इसके बाद जो आवाजें उठ रही हैं इसके ऊपर और बड़ी जबरदस्त हैं, बड़ी सेन आवाजें उठ रही हैं कि इसको तहकीकात तो की जाए, इन्वेस्टिगेट तो किया जाए, जिम्मेदारी तो फिक्स की जाए, उनकी गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं, उनके खिलाफ एक्शन शुरू हो जाते हैं। इसको किस तरह से एनालाइज करते हैं आप? देखिए, असल इसका मकसद ही सारे का सारा माहौल बनाना है, एक माहौल बनाना है। मिसाल के तौर पे आज वो कह रहे हैं जी कि तमाम जो भारतीय स्टेट्स हैं वहां पे अमित शाह ने फोन करके पूछा है कि कोई पाकिस्तानी यहाँ पे ना रहे। सिर्फ एक एनवायरनमेंट है, वहां पे पाकिस्तानियों ने करना क्या है भारत के अंदर? हमें पता है जिस तरह के भारत और पाकिस्तान के हालात हैं, पाकिस्तानी होंगे कोई नहीं वहां पे। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। और जिस तरह जो ओपिनियन, वैसे डेमोक्रेसी है, जब जाते हैं अमेरिका जाते हैं, फ्रांस जाते हैं, बरतानिया जाते हैं, तो उनको कहते हैं कि हम भी डेमोक्रेसी हैं जिस तरह आप डेमोक्रेसी है। लेकिन जब घर वापस आते हैं तो फिर वो जो डेमोक्रेसी है उसको भूल जाते हैं और फिर अथॉरिटेरियन तरीके इस्तेमाल करते हैं। नरेंद्र मोदी जो सारे का सारा भारतीय मीडिया, आपको पता है इसको गोदी मीडिया कहा जाता है। और गोदी मीडिया इसलिए कहा जाता है कि उनका कोई अपना दिमाग सोच नहीं है, उनको जो बीजेपी के मीडिया सेल से इंफॉर्मेशन आती है वो उस इंफॉर्मेशन को फॉलो करते हैं और सारा टाइम वो एक रैंट आप मीडिया की बात कर रहे हैं, तो मैं ये चाहूंगी कि आप एक कंपैरिजन भी ड्रॉ करें पाकिस्तान के मीडिया में और भारत के मीडिया में, स्पेशली इस हालिया वाकये के कॉन्टेक्स्ट में, जिस तरह से इंडियन मीडिया ने जो रोल प्ले किया, वॉर मॉन्गरिंग की कोशिश की, और पाकिस्तान के जो मीडिया का है, दोनों में अगर आप थोड़ा सा इनका कंपैरिजन करें कि क्या फर्क है दोनों में? देखिए, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान का मीडिया कोई भी जो खबर है वो बगैर प्रूफ के नहीं चलाता और कोई सेंसेशनलिज्म नहीं है। इवन कि आप पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स खोलें, आपको कभी सेंसेशन नजर नहीं आएगी। आपको पता चलेगा कि रिपोर्टिंग हो रही है, बेशक टॉक शोज हैं, बेशक न्यूज़ बुलेटिन चल रहे हैं, सेंसेशन नहीं है। वो जिस तरह वो सारी सेंसेशन दिखाते हैं, दरअसल वहाँ पे 140 करोड़ की आबादी है, बहुत बड़ी मार्केट है। उनको अटेंशन ग्रैब करने के लिए हर एंकर, हर जर्नलिस्ट, हर मीडिया हाउस एक नया तरीका अडॉप्ट करता है कि लोगों को किस तरह बेवकूफ़ बनाएं, और इसी तरीके से वो सारे का सारा मीडिया जो है वो उनका चलता है। और जारी बात है वहाँ पे आपको पता है कि तकरीबन 80% लोग जो हैं वो हुकूमत की सपोर्ट पे जिंदा हैं। तो जारी बात है वहाँ पे एजुकेशन कितनी होगी, तो वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस ही नहीं कर सकते। उनको पता ही नहीं है कि जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो सच्ची है झूठी है, वो एज इट इज कंज्यूम करते हैं। और फिर वो जो सेंसेशन फैलाई जाती है, आपको पता है कि तमाम मेजॉरिटी जो मीडिया हाउसेज हैं वो सारे के सारे उन बिजनेसमैनों के हैं जो नरेंद्र मोदी साहब के बहुत करीब है। आप अदानी को देखें, उन्होंने एनडीटीवी खरीद लिया। आप अंबानीज को देखें, उन्होंने CNN, न्यूज़ 18 और बाकी जितने इंपॉर्टेंट चैनल से खरीद लिए। सो मोदी साहब उनको कॉन्ट्रैक्ट ही तब देते हैं, उनको बड़े बिजनेसेस ही उनको तब देते हैं जब वो मीडिया हाउसेज उनके लिए बाय करते हैं। एक तो बड़ा चैनल रह गया था जो मोदी साहब की बात नहीं मानता था, वो भी अदानी ने एनडीटीवी खरीद लिया। सो वो, और फिर देन ये सारे का सारा जो हिंदी मीडिया एंड बाकी जुबानों के अंदर जो मीडिया है, तो वो जो बातें कर रहे हैं वो एक बड़ी डिफरेंट वर्ल्ड में रहते हैं। उनको पता है कि इनको जो दिखा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा, ये लोग मान लेंगे, वो करेंगे। जनरल रिटायर्ड साहब, मैं आपकी जानिब आता हूं। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि ट्रांसमिशन के इस हिस्से में हम जो पब्लिक है, जनरल पब्लिक, उसकी ज़्यादा बात करेंगे। तो दो अहम चीज़ें, एक तो जो ट्रेड पर पाबंदी लगी, मेरे सामने एक रिपोर्ट है इकोनॉमिक्स टाइम्स की, उसके मुताबिक 2023 था 1.18 यानी कि 1.18 बिलियन डॉलर्स की तिजारत हुई, जो कि पिछले 5 साल की हाईएस्ट रेशो थी। एक तो ट्रेड हमने अब बंद कर दिया। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि हम दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड नहीं होती, लेकिन फिर भी ये जो फिगर्स हैं और ट्रेड तो हो रही है। दूसरा, आज फवाद खान जो हैं पाकिस्तानी एक्टर, उनकी फिल्म भी रिलीज़ होनी थी इंडिया में, लेकिन वो भी अब रिलीज़ नहीं हो सकी और उस पर भी पाबंदी लग गई है, बैन हो गई। और उसके साथ साथ जितने भी पाकिस्तानी एक्टर्स हैं उन पर भी बैन लग गया दोबारा से। देखिए जी, पहली बात तो जी, नथिंग इज न्यू, कोई चीज़ नई नहीं है, हमेशा इंडिया ये करता रहा है। ज़रा सी बात होगी पाकिस्तान ब्लेम होगा। मैंने पहले भी अर्ज़ की थी, अभी दोबारा कहता हूँ कि ये समझौता एक्सप्रेस का इंसिडेंट हुआ, उनके लोगों ने कन्फेस किया, उन्होंने खुद किया। मॉम्बे का हुआ, दुनिया सारी ने कहा, डेविडसन ने लिखी किताब बिट्रेयल ऑफ इंडिया,
या इंडियन बिट्रेयल के नाम से, उसमें उन्होंने एक्सपोज किया कि ये भी सही नहीं है। इस तरह पुलवामा का हुआ, अब ये पहलगाम है, तो ये दिस इज़ नॉट न्यू कि पाकिस्तान को बदनाम किया जाता है। बट यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा अबाउट मीडिया, जो आपने क्वेश्चन किया था डॉक्टर कमर चीमा साहब से। आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट आवर मीडिया, अपने जो हमारे एंकर पर्सनस हैं और जो हमारे एनालिस्ट्स हैं और जो व्यू देने के लिए ओपिनियन गिवर्स आते हैं, सारे के सारे बड़ी बुर्दबारी और तहम्मुल के साथ कर रहे हैं। आप अगर कंपेयर करते हैं इंडियन मीडिया को, कल मैं एक वो क्लिप देख रहा था कि एक जो कोई है उनका मीडिया का बंदा, वो कभी नीचे जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी दाएं टहल रहा है, कभी बाएं टहल रहा है, चढ़कर ऊपर जा रहा है और सीढ़ियां चढ़कर न्यूक्लियर अटैक हो गया, न्यूक्लियर अटैक हो गया। तो इस तरह की चीजें हैं जी। मेरे ख्याल में पाकिस्तान इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल स्टेट। लास्ट पॉइंट जो आपने कहा जी, फर्क क्या पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बहुत अरसे से हमारी ट्रेड जो ये जो जिसका आपने जिक्र किया, ये शायद इनडायरेक्ट ट्रेड है जो दुबई के थ्रू और बाकी जगहों के थ्रू होती है। प्रॉपर हमारी जो ट्रेड होनी है वो अनफॉर्चुनेटली हमारे बॉर्डर्स के थ्रू जो होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही। कश्मीर वाला बॉर्डर बंद है, खोखरा पार बंद है, बाकी इसी तरह की मुख्तलिफ जगहों से जो ट्रेड होनी है। पाकिस्तान जी हब है कनेक्टिविटी का। पाकिस्तान हमेशा एक ऑलिव ब्रांच ऑफर करता रहा इनको कि बातचीत करो हमारे साथ, कनेक्टिविटी के लिए हमारी ज़मीन को ये अगर यूज़ करते हैं तो इनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। फॉर एग्जांपल ये चाबहार, बंदर अब्बास या कोई भी ऐसी बंदरगाह को यूज़ करते हैं इंडिया वाले, तो उसमें 20 से 22 दिन का टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। अगर ये ग्राउंड जो ट्रेड है पाकिस्तान के थ्रू करें, ट्रांजिट ट्रेड, तो कोई एक ट्रक जो वागा से निकलेगा वो अगले 24 to 36 आवर्स में अफगानिस्तान में एंटर हो चुका होगा और उसके बाद फिर सेंट्रल एशिया चला जाए। और पेशावर तक मोटरवे है जो 6 से 8 घंटे में आप वहां पर पहुंच जाते हैं। रज़ा मोहम्मद साहब और कमर चीमा साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सिचुएशन रूम से जो सारी सिचुएशन पैदा हुई है उस पर तमाम जो हमारे पैनल हैं उन्होंने अपना तज़िया दिया। इस सिचुएशन रूम से फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दुनिया न्यूज़।